asks you, why you require dialysis? फ्लूइड ओवरलोड और टॉक्सिक निकाल तो मतलब increase the किडनी का creatinine. Correct. What you said was fluid overload. Fluid overload. So that's right. So one thing that you said is fluid overload. So when you say dialysis, your someone's recording, right? Record the right. So when you say don't, this will not be there, so don't write because you get it on the. It will be easy for you to understand. So one thing that you said is fluid overload. Excellent. Okay. So one thing that you understand is fluid overload की वजह से you may require dialysis. This you are clear. हाँ? इस बराबर हाथ में पकड़ो बैठ भी बैठो. हाँ? तो तुम लोग बाकी ही पढ़ेंगे. हाँ? Clear? Fluid overload. हाँ? ये आपका ready. आपका one thing is right. Fluid overload you may require dialysis. Okay? Increase the creatinine. क्रिएटिन When there is increased creatinine, okay, so you say that when there is increased creatinine, you require dialysis. Okay, then why? Broke urine out. So when the urine output comes down, you require dialysis. Very good. किडनी प्रॉब्लम Then किडनी फेलियर वही सब हो गया. So what are the reasons you require dialysis for? So ये इतने reasons है कि और कोई reasons भी है. So one electrolyte abnormality very important you must know is hyperkalemia. So for increased potassium you require to remove. अगर the fastest method to remove potassium is dialysis. Fastest method. समझ में आ रहा है? तो अगर समझ लो मेरे पास एक पेशेंट है जो chronic kidney disease है. Chronic kidney disease वाला पेशेंट मेरे पास आके अरेस्ट होता है. Chronic kidney disease का पेशेंट मेरे पास आके अरेस्ट होता है. कॉमनेस्ट कॉज क्या है? हाइपरकालेमिया इसको कैसे हम रिवाइव कर पाएंगे? डायलिसिस. सीपीआर के साथ साथ में भी डायलिसिस करोगे तो पेशेंट रिवाइव हो जाता है. समझ में आ रहा है? हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज ये पोटेशियम जब ज्यादा होता है, जब भी हम बाईपास में जाते हैं पेशेंट बाईपास कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सीएबीजी करते हैं तो उनको हार्ट कभी बंद करना रहता है. कभी-कभी उनको हार्ट बंद करना रहता है. क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेट करने का है, हार्ट बंद करने का है, बाईपास मशीन पे लेना है और फिर सूचर करना है. समझ में आ रहा है? अगर मेरे को हार्ट को ठीक करना है, हार्ट का वेसल को ठीक करना है, मुझे हार्ट का वेसल ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे हार्ट को बंद हार्ट करना मुझे बंद करना पड़ेगा. ओके, इसको हम ऑफ पंप और इसको हम बोलते हैं ऑन पंप बाईपास. मतलब हार्ट का काम पंप करता है और फिर ये लोग एनास्टोमोस करता है. तो हार्ट को बंद कैसे करना है? पोटेशियम. समझ में आ रहा है? हाँ, तो लोग पोटेशियम देते हैं हार्ट बंद हो जाता है. पोटेशियम के साथ दो तीन चीज और रहता है लेकिन पोटेशियम रहता है उसमें. ठीक है, तो हार्ट बंद हो जाता है. जब हार्ट बंद होता है तो लोग उसको ऑपरेट करते हैं. मतलब क्या हो गया? अगर मैं पोटेशियम निकाल दूं तो हार्ट चालू हो जाएगा. सिमिलरली हाइपरकालेमिया की वजह से पेशेंट ब्रैडीकार्डिया अरेस्ट ये होता है पोटेशियम की वजह से. समझ रहे हैं? तो उसका एक टेम्पररी चीज होता है कि मैं पोटेशियम ज्यादा है तो तब तक मैं कैल्शियम देके उसको पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा लेकिन कैल्शियम देके थोड़ा मसल काम करेगा. समझ में आ रहा है? लेकिन पोटेशियम निकालने का काम खाली डायलिसिस करेगा. क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज में पेशाब तो नहीं आ रहा है तो लैसिस का फायदा होगा नहीं. लैसिस अगर दूंगा तो पोटेशियम बाहर आएगा. लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किडनी बराबर काम नहीं कर रहा तो उसको हम लैसिस देके फायदा है नहीं. तो उसको क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? अभी बॉडी में जब भी बॉडी खराब होता है या बॉडी सिकनेस में जाता है तो बॉडी में एसिड लोड बढ़ता है. बॉडी में एसिड लोड बढ़ता है व्हेनेवर देयर इज सिकनेस. तो व्हेनेवर सेप्सिस हो या कुछ भी हो तो एसिड लोड बढ़ता है. उसको हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं एसिडोसिस. हमारा बॉडी में हमारा किडनी काम करता रहता है एसिडोसिस ना हो करके, इसलिए वो बाहर से नीचे निकाल देता है सब कुछ. समझ रहा है? हाइड्रोजन आयंस वहां से निकाल देते हैं. एसिडोसिस किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन आयंस. तो ये किडनी क्या करता है? कैसे तो भी ये हाइड्रोजन आयंस में निकाल ये कोशिश करता है किडनी. समझ रहा है? हाँ, तो वो हिसाब से जब किडनी काम नहीं कर रहा है तो एसिडोसिस बढ़ेगा. तो द अदर कॉज टू डू डायलिसिस इज जैसे कि कल जो पेशेंट पास करे यस सर, वही मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं. उसका क्या था? पीएच 7.6. 6.9. हां,
और उनका सर 6 आवर्स वेट करने के बाद भी जब अरेस्ट उसी टाइम पे एबीजी किया ना तो पोटेशियम 7.8 क्योंकि बोला क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो गया था, उनको यूरिन पास नहीं हो रहा था, लेकिन ऑलरेडी उनका सर ये हो गया था, स्लेट हुआ था, फिर भी उनका पोटेशियम कम नहीं हुआ। इसलिए तो हम लोग बोले थे सीआरटी करने का। हाँ। वो स्लेट बराबर होता है। सो लेट्स कम टू व्हाट इज डायलिसिस। ओके, तो हम लोग जब भी डायलिसिस बात करते हैं तो द साइंटिफिक टर्म टू टॉक इज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम लोग क्या बोलेंगे? रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। दैट इज नॉट इक्वल टू ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट अलग चीज होती है, रीनल ट्रांसप्लांट अलग है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अलग है। नहीं तो आपको ऐसा मन में ऐसा लगेगा रीनल रिप्लेसमेंट मतलब किडनी रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और आरआरटी का मतलब होता है जो भी कुछ इसको ट्रीट करते हैं, हाँ, इसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके काफी तरीके होते हैं। ओके, एक होता है इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस, IHD, इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस। हाँ, अब ये इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस क्या है? जो हम वी सी इन द डायलिसिस यूनिट EKD में देखते हैं, उसको हम इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब है वंस अ वीक, हाँ, बीच में। हीमोडायलिसिस मतलब हीमोडायलिसिस जो हम बोलने वाले जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बीच में हम करेंगे तो उसको हम इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अगर उसको हम कंटिन्यूअसली करेंगे तो क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस दोनों आरआरटी है, दोनों रीनल रिप्लेसमेंट, एक है इंटरमिटेंट, दूसरा है कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है? हाँ, तो इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस एंड कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। समझ आ रहा है? अब ये इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस जो है और कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसमें फर्क क्या है? एक तो आपको समझ में आ गया कि इंटरमिटेंट मतलब वो बीच में करते हैं, कंटिन्यूअस मतलब वो पूरा टाइम रहता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? सॉरी, लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम। ओके, तो when you say the difference between both, अभी उनका दोनों का काम एक ही है, यही सब करना, ठीक है। उनका काम दोनों का एक ही है कि आपको एक पोटेशियम निकालना है, एसिडोसिस ठीक करना है, फ्लूइड ओवरलोड कम करना है, दोनों का काम एक ही है। लेकिन if you ask the difference between intermittent hemodialysis and CRRT, one you said was what? It is continuous. This is intermittent. हाँ, PTI टेस्ट करते हैं। CRRT में PTI ना करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या है डिफरेंस? और उसमें भी हाँ, दोनों में दे सकते हैं। डिफरेंस ये है, डिफरेंस इसमें ये होता है कि CRRT के बहुत कुछ है। जैसे कि इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरा दिन का जो पानी है वो हम लोग 4 घंटे में या 5 घंटे में निकाल रहे हैं। पूरा दिन का पानी, पूरा दिन मतलब अगर सब लोग दिन में हमको उसको 3 लीटर UF निकालना है तो 3 लीटर UF 4 घंटे में या 3 घंटे में या 5 घंटे में हम निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? मैं अगर मेरा बॉडी में से 3 लीटर निकालूं और क्रिटिकली इल पेशेंट में 3 से 3 लीटर, तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं मेरे बॉडी से 3 लीटर निकालूं, मेरे को कुछ होगा नहीं, लेकिन एक क्रिटिकली इल पेशेंट से मैं अगर 3 लीटर निकालूंगा तो हाइपोटेंशन होगा। समझ आ रहा है? अगर मैं क्रिटिकली इल पेशेंट से मैं 3 लीटर 4 लीटर निकालूंगा बॉडी में से तो उसको हाइपोटेंशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसीलिए इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस जब भी करते हैं तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही 3-4 घंटे में अगर 3 लीटर निकाल दिया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो जनरली क्रिटिकली इल पेशेंट्स में इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस करना मुश्किल होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर गिरता है। समझ में आ रहा है? और इसका अभी समझ लो ब्लड प्रेशर तो क्या हम और लगा देंगे, ब्लड प्रेशर तो और लगा, ऐसा सोचेंगे आप, लेकिन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो तुरंत उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। तो अगर किडनी रिकवरी करना होता भी तो नहीं रिकवर करता है, सेल मर जाता है उसका। समझ में आ रहा है? समझ लो मैंने ब्लड प्रेशर, मैंने इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस चालू किया, मैंने अभी चालू किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर गिरा। समझ लो ऐसा हुआ तो हमने देखा ब्लड प्रेशर गिरा, चलो नॉर्मल टाइम लगेगा ना नॉर्मल को काम करने के लिए,
टाइम लगेगा ना, ये सब पता करके फिर नॉराइड लगाने के लिए टाइम लगेगा। जब भी ऐसा हो रहा है उसी दौरान क्या हो रहा है, उसी दौरान ब्लड सप्लाई किडनी को कम जा रहा है। जब ब्लड सप्लाई किडनी को कम जा रहा है तो किडनी मर रहा है, तो किडनी रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। जब इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस रहता है वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम ऐसा टेक्निक कर रहे हैं आईसीयू में जो आईसीयू का टेक्निक नहीं है, वो है टेक्निक ईकेडी का। समझा है? हाँ, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स और खराब होते जाते हैं अगर वो बराबर से किया नहीं तो। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है तो बात अलग है, नहीं तो ये पेशेंट्स ठीक होते नहीं है, बार बार ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। एक ये हो गया कि इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस में देयर इज गोइंग टू बी सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर व्हिच इज नॉट द केस विद सीआरआरटी। क्योंकि सीआरआरटी में क्या होता है, धीरे 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 निकालते हैं, जैसा मेरे को चाहिए मैं वैसा निकालता हूँ। मेरे को आज 100 ml 1 घंटे में निकालना है 100 ml निकालूंगा, कल तो 1-2 घंटे का मेरे को 400 ml निकालना 400 ml निकाल दूंगा। वो मेरे हाथ में है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या करना है। वेराज इसमें क्या होता है, सीआरटी में क्या करते हैं हम लोग, मैं लिख दूंगा कि 100 ml यूएफ कर दो पर आवर, तो पर आवर 100 जाएगा। सीआरटी इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस में क्या होता है, मैंने पहले सेट कर दिया 3.5 लीटर निकालना है। समझ लो मैंने बोला कि इस पेशेंट का तो 3 लीटर निकाल और मैंने बोला 4 आवर्स करो, तो प्रति घंटा कितना निकल रहा है, 4 hours 700 अराउंड 700, तो 700 ml पर आवर निकल रहा है। Now let me tell you an example. Okay, now as a nurse what you must understand here. समझ लो कि मैं सुबह आया, मैं ऑर्डर दिया यूएफ 3 liters hemodialysis for do dialysis for 4 hours. 4 hours dialysis 3 liters यूएफ, ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ, ये हमने चालू किया सुबह के 8 बजे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको सुबह करो। क्यों बोलता हूँ मैं सुबह करो, क्योंकि जो भी हाइपोटेंशन होने वाला है, जो भी कुछ दिख जाए हम लोग को, अगर तुम यही डायलिसिस तुम रात को करोगे तो मैं नहीं रहूंगा, डॉक्टर वैजयंती नहीं रहेगी, सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, ये पेशेंट का रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट काम नहीं करते तभी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायलिसिस सुबह जल्दी चालू करो। समझ में आ रहा है? Are you understanding? That is why we normally see as a nursing responsibility that if there is dialysis being prescribed, do it first time of the day, first half of the day. समझ में आ रहा है? Do it in the first half. समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? हाँ? क्योंकि ये जो हाइपोटेंशन होना है, क्या होना है, इसका डिसीजन क्या करना है, वो हम लोग कभी ले पाएंगे। अगर तुमने उसको डिले कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो समझ लो मैं 8 बजे को डायलिसिस चालू कर दिया तुम लोगों ने, 9 बज गया, हाँ, हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, हाँ, 10 बज गया। अभी 10 बजे मैं राउंड खत्म किया, समझ लो, हाँ, ये 2 घंटे का काम हो गया है, 2 घंटे का डायलिसिस हो गया है, हाँ, और अभी 10 बज गया, मेरा राउंड चल रहा था। मैं राउंड पे आके, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, मैं राउंड पे आके बोला अरे नहीं यार, इसमें इसका 7 लीटर्स 6 लीटर्स निकाल दो, इसका 6 लीटर्स निकाल दो, हाँ। तो मैंने ये यूएफ को सडनली 6 लीटर्स कर दिया। टाइमिंग तो वही है 4 घंटे का, हाँ, मतलब ये तो 12 बजे तो बंद होने वाला है, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ। Am I right? Am I wrong? Wrong क्यों है? जो बाकी के 2 घंटे में 4 लीटर निकलेगा। हाँ, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 2 घंटे में 1.5 लीटर्स निकाल चुका है, हाँ, और मैंने उसको 3 लीटर कर दिया, मतलब एक एडिशनल कितना डाला मैंने? 4.5 एक कितना? 4.5 डाल दिया, तो 4.5 लीटर्स 2 घंटे में पेशेंट उधर ही क्रैश हो जाएगा। समझ रहा है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें? स्लेट का टाइमिंग वगैरह पूरा, हाँ, 6 आवर्स स्लेट, क्योंकि अगर मैं इसको टाइम नहीं बढ़ाऊंगा तो ये यूएफ ज्यादा निकलेगा एंड पेशेंट क्रैश हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर रहता है, डॉक्टर बोलता है फ्लूइड में चुनाव निकालो इसका, तभी आपको बताना है कि भाई इतना टाइम हो चुका है, इसको बढ़ाना है क्या फिर, हाँ, ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स क्या है। अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका है उसके ऊपर तो बोल रहे हो यूएफ निकालो, तो पॉसिबल नहीं होता है।
समझ में आया? ओके, तो एक आपको समझ में आ गया कि ये एक वॉल्यूम डिवाइडर है, मतलब मैंने उसको 6 लीटर बोला तो 6 घंटे बोला तो 1 लीटर 1 घंटे में निकलेगा इंटरप्रेटिव डायलिसिस में। सीआरटी में ऐसा नहीं, सीआरटी में मैं अभी 1 घंटे में 100 निकालूं, दूसरे घंटे में 400 निकालूं, तीसरे घंटे में 800 निकालूं, चौथे घंटे में 100 वापस निकालूं, ऐसे कर सकता हूँ। देयर इज चेंज, आई कैन पर्सनलाइज, मैं पर्सनलाइज कर सकता हूँ कि मेरे को इतना ही निकालना, मेरे को इतना ही निकालना, समझ में आ रहा है? सीआरटी फिर इसमें तीसरा चीज क्या है, जब मैं निकाल रहा हूँ इसमें से तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं इंटरप्रेटिव डायलिसिस में, बहुत जल्दी। अभी समझ लो मैंने इंटरप्रेटिव डायलिसिस कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो होते हैं, जैसे सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कैल्शियम का हो, उसका इम्बैलेंसेस और उसके चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। जैसे कि सल्फर, अभी इसमें क्या, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट ऑल दैट, क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये फास्ट चेंज हो रहा अच्छा है ना, खराब क्या है इसमें? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स फास्ट चेंज हो रहा है इंटरप्रेटिव डायलिसिस में, इसमें खराब क्या है? अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर समझ तुम्हारा बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम। सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी में सोडियम होता है। सोडियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर है, आपका यूरिन चल रहा है, आपका सब कुछ सोडियम की वजह से चल रहा है। सोडियम सबसे परफेक्ट है। तो जिस दिन सोडियम तुम्हारा ये बार खराब होने लगता है मतलब बॉडी खराब हो रहा है, समझ रहा है? हाँ, और ये इसलिए जब भी हम सोडियम जो है बॉडी में, आपका ब्लड अंदर रखता है, ब्लड को अपने खाने में रखता है, दूसरे जगह जाने को नहीं देता है, सब सोडियम की वजह से होता है। समझ रहा है ना? सोडियम इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। अभी सोडियम अगर बॉडी में कम अगर हो गया, सोडियम अगर बॉडी में कम अगर हो गया, हाँ, तो उसको अगर बढ़ाना है तो मेरे को धीरे बढ़ाना पड़ेगा, उसको फास्ट नहीं बढ़ा सकता हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, अगर सोडियम, इसलिए जब भी हम हाइपोनाइट्रेट में होते हैं, हम 3% सलाइन देते हैं, हम बोलते हैं जल्दी से सोडियम फाइंड आउट करो क्या है, क्योंकि हमारा ऐसा कहना होता है कि एक दिन में सोडियम खाली 6 से 8 मिलीमोलर बढ़ना चाहिए। तो अगर 120 है तो मेरा टारगेट 24 घंटे का कितना है? 128, नॉट मोर देन दैट। कितना टारगेट होने वाला है? 128। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर सोडियम ज्यादा चेंज अगर हो गया तो क्या होगा? ब्रेन एडिमा हो जाता है एंड पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। ब्रेन एडिमा होता है और कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सोडियम को जल्दी फास्ट बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी हम हाइपोनाइट्रेमिया का करेक्शन कर रहे हैं, दैट इज लो सोडियम का हम करेक्शन करते हैं, तो हम उसको बार बार मॉनिटर करते हैं कि रिपीट सोडियम कितना है, रिपीट सोडियम कितना है, रिपीट सोडियम कितना है, ताकि वो 8 से 10 मिलीमोलर से ऊपर ना हो 24 घंटे में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एज अ नर्स यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम सोडियम क्यों रिपीट कर रहे हैं। हम सोडियम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेन में एडिमा होकर पेशेंट मर सकता है। हाँ, तो अभी समझ लो पेशेंट है आईसी ब्लीड का, समझ लो पेशेंट आईसी ब्लीड है विद एआरएफ, विद किडनी फेलियर, आईसी ब्लीड विद किडनी फेलियर। ओके, अभी ये पेशेंट को क्या है? आईसी ब्लीड। आईसी ब्लीड की वजह से क्या हो रहा है? ब्रेन के अंदर ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ा रहा है। उसी दौरान मैं अगर उसको इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस करूं और सोडियम अचानक से बढ़ाऊं तो क्या होगा? वर्सन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इट इज डेंजरस टू डू दैट। Okay, so there are situations where electrolyte shifts are maximum, because of which it can be dangerous to do intermittent hemodialysis. So electrolyte shifts are very very major. Whereas the difference in this and CRRT में मैं electrolytes में खुद संभाल सकता हूँ आराम से, पूरा दिन भर आराम से संभाल कर सकता हूँ। समझना? I can monitor the electrolytes, I can do what I want with the electrolytes myself, आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से कर सकता हूँ। Okay, so electrolyte maintenance is much more easier when there is CRRT. Okay. ब्लड प्रेशर डज नॉट फॉल इन सीआरआरटी बिकॉज हम लोग जितना इतना फास्ट हम फ्लूइड निकाल ही नहीं रहे, तो मेंटेनेंस रहता है सीआरआरटी में। सो इट इज इजियर टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। क्लियर? इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस का फायदा ये है कि अगर मैंने डायलिसिस कर दिया, मैं उसको उठा के चेयर पे बिठा सकता हूँ 2 घंटे के बाद, मैं उसको मोबिलाइज कर सकता हूँ, मैं उसको फिजियोथेरेपी कर सकता हूँ, मैं उसको रिहैबिलिटेशन कर सकता हूँ। बराबर ना? इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस चलो 4 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, अच्छा हो गया, चलो 2 घंटे के बाद उसको उठा के बिठा चलाए तो उसका रिहैबिलिटेशन अच्छा हो जाता है, उसका मूवमेंट अच्छा हो जाता है, उसका क्रिटिकल इलनेस से बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सीआरटी में क्या होता है? एक बार लटका तो लटका, ऐसे नहीं। समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सीआरटी बिकॉज़ यू कैन नॉट मोबिलाइज। हां, यू कैन नॉट मोबिलाइज।
प्रॉब्लम और क्या है सीआरआरटी का कि अगर मैंने सीआरआरटी पे लगाया तो उनकी प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस हाँ। ज्यादा होते हैं क्योंकि उसको हम ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। ये तीसरा है। अदर थिंग अपर सीआरआरटी एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है तो एक्सपेंसेस भी रहता है उसमें। फोर्थ थिंग ये होता है कि एक चीज याद रखो, अगर मैं ब्लड को बाहर निकाला इधर छोटे तो क्या होगा ब्लड को क्लॉट हो जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को बाहर निकाल के ट्यूबिंग में डाल रहे हैं। सीआरआरटी को ट्यूबिंग में डाल रहे हैं ना, इतना बड़ा ट्यूबिंग है उसका, ट्यूबिंग में जाकर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट हो जाएगा इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हेपेरिन देना पड़ता है। हाँ, ब्लड क्लॉट हो जाएगा इसलिए हमको हेपेरिन देना पड़ता है क्योंकि वो लंबा सर्किट है और वो स्लो जा रहा है, एकदम स्लो 150 ml पर मिनट उतना स्पीड में। मेरा डायलिसिस बहुत फास्ट हो रहा है, 300 400 यू नो स्पीड फास्ट है, 200 स्पीड फास्ट है उसका ब्लड का। तो blood pump is fast in intermittent hemodialysis, whereas blood pump is slow in CRRT। तो जितना स्लो है उतना वो क्लॉट होने के चांसेस होगा, इसीलिए आपको उसको हेपेरिन देके थेरेपेटिकली एंटीकोगुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हम लोग को थेरेपेटिकली उसको एंटीकोगुलेट करना पड़ता है, नहीं तो वो सर्किट क्लॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी तक क्लियर है? डिफरेंसेस सबको समझ में आया कि क्या क्या चल रहा है सीआरआरटी और इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस में? अभी इसके तौर तरीके अलग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको जानना है। ओके, इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस का मतलब होता है कि हम 4 घंटे के अंदर अंदर डायलिसिस कर रहे हैं। जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जब उसको एक्सटेंड हम करते हैं तो अराउंड से 8 आवर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लेव। फुल फॉर्म क्या है? हाँ, उसका फुल फॉर्म होता है स्लो लो एफिशिएंसी डेली डायलिसिस। स्लो लो एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है? तो उसका एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। जब हम स्लेड करते हैं उसका एफिशिएंसी, हम लोग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कितना यूरिया निकाल रहा है, कितना क्रिएटिनिन निकाल रहा है, कितना पोटेशियम निकाल रहा है, कितना एसिड लोड कम कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी अच्छा होता नहीं है। समझ में आ रहा है? उसका एफिशिएंसी अच्छा होता नहीं है, इसलिए उसको स्लो लो एफिशिएंसी डेली डायलिसिस बोलते हैं। इसलिए कल जैसा पेशेंट है वो ठीक होता नहीं है। समझ में आ रहा है? उसको एफिशिएंसी कम है, उसका स्लो लो एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? तो स्लेड का मतलब होता है स्लो लो एफिशिएंसी डेली डायलिसिस, SLEDD। वो भी एक तरीके का इंटरमीडिएट ही है क्योंकि उसको हम लोग स्लो लो एफिशिएंसी करके बंद करते हैं फिर दूसरा दिन चालू करते हैं ना, इसको इंटरमीडिएट ही है, एक तरीके का इंटरमीडिएट ही है। अगर इसको मैंने बढ़ा के सब लोग 12 घंटा के ऊपर किया, 16 घंटा किया, 17 घंटा किया और फिर बंद किया, तो उसको हम बोलते हैं EDD, एक्सटेंडेड डेली डायलिसिस। एक्सटेंडेड डेली डायलिसिस, ठीक है? ओके, अभी ये दोनों में क्या हो रहा है? ये दोनों में क्रिएटिनिन निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक हो रहे हैं, फ्लूइड निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसको डायलिसिस बोल रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है जब खाली पानी निकाल रहा हूँ, जब खाली पानी निकाल रहा हूँ तो क्या बोलते हैं उसे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं? UF। समझ में आ रहा है? जब मैं खाली पानी निकाल रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये दो अलग चीज होती है। जैसे कि समझ लो एक पेशेंट आ गया पल्मोनरी एडिमा में, उसका किडनी तो बराबर काम कर रहा है, किडनी बराबर काम कर रहा है, लेकिन हार्ट की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो रहा है उसको। हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल, LV फेलियर है, इसलिए उसको पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। सिंपल। किडनी बराबर काम कर रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसलिए पानी भर रहा है हार्ट के लंग्स के अंदर, हमको क्या निकालना है? इसमें खाली पानी। तो मैं उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करूंगा, रिमूवल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अलग होता है। हाँ, ये जैसे इंटरमीडिएट मशीन सेम रहता है लेकिन हम खाली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? खाली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर, खाली पानी निकालना, ठीक है? क्लियर होता है? तो सर जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें ये कुछ नहीं निकलता, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं, खाली पानी, ओनली वाटर। समझ में आ रहा है? ओनली वाटर, तो खाली पानी का। जैसे कि अभी सब लोग पल्मोनरी एडिमा है पेशेंट, उसका इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल है, सोडियम रहना चाहिए, पोटेशियम ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली पानी भरा हुआ है। मेरे को क्या निकालना है? खाली पानी निकालना है ना, तो खाली पानी निकालने का तो मैं खाली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करूंगा। तो जो हमारा नॉर्मल वाला जो हमारे उधर है उसमें UF 0 रखते हैं। UF 0 रखते हो तो पानी निकाल ही नहीं रहा है, खाली डायलिसिस कर रहे हैं। डायलिसिस क्यों कर रहे हैं? खाली क्रिएटिनिन निकाल रहे हैं, खाली यूरिया निकाल रहे हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं खाली वही निकाल रहा है। किडनी का काम क्या रहता है?
पीटी का काम होता है टॉक्सिक प्रोडक्ट Toxic निकालना, product पोटेशियम निकालना, सोडियम ठीक करना, हाइड्रोजन ठीक करना, पानी भी निकालना। कोई कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हम पानी निकाल नहीं पाएगा हम लोग, तो हम लोग खाली उसका टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकाल देते क्योंकि हैं। जो आज अभी जो सीन हुआ ना वो वही था। क्या? अभी जो रामलाल का हुआ ना, हाँ। उनका ये कुछ भी नहीं था, हाँ। 6 आवर का स्लेड किया खाली स्लेट, क्योंकि आप लोग उसका हाँ। खाली टॉक्सिक प्रोडक्ट निकाल देते हैं, उसका एसिड लोड जाता था, उसका टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या था? एसिड। फिर भी उनका इतना 7.8 आया था। क्या? हाँ, पोटेशियम हाँ, क्योंकि खाली इतना खराब था ना वो पेशेंट इतना खराब था, और वो एफिशिएंसी होता है, वो लो बीपी रहता है। अभी भी पूरा स्लेड के 70 80 हाँ। 15 पे नोट जा रहा था और 8 पे 80 नहीं काम करेगा ना, ऐसे था, नहीं काम फिर भी करेगा। 80 के ऊपर जा ही नहीं। लो एफिशिएंसी, इसको हम लो एफिशिएंसी बोलते हैं, इसलिए वो आप लो एफिशिएंट होते हैं, इसलिए उसको हमने क्या बोला था, मैंने सीआरआरटी चालू करना। अगर वो सीआरआरटी करता तो शायद बच भी जाता हूँ, समझा? हाँ, सीआरआरटी में भी आगे मैनेज एवरीथिंग प्रॉपर्ली है, ऐसा होता था, समझा ना? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझा? डायलिसिस समझा? डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन डिफरेंस समझा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन में खाली वाटर वाटर निकालते हैं, निकालते हैं, डायलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, क्लियर? तो जब ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हम सीआरआरटी मशीन में करते हैं, उसको हम स्कफ बोलते हैं। जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन जब हम सीआरआरटी मशीन में करते हैं, जब भी सीआरआरटी मशीन हम ऑन करते हैं, उसमें मोड्स पूछते हैं, उसमें से बहुत सारे मोड्स होते हैं सीआरआरटी मशीन में। उसमें एक होती है स्कफ, स्लो कंटीन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, स्लो कंटीन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में क्या है? ये सीआरआरटी और डायलिसिस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड इस डायलिसिस कैसे काम कर रहे हैं, मान लो तुम लोग डायलिसिस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डायलिसिस कैसे काम करते हैं, ऐसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, हाउ इज इट वर्किंग, ये मशीन काम कैसे कर रहा है, ये मशीन काम कैसे कर रहा है? क्योंकि हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, वो फिल्टर ऐसा होता है, बराबर? उसमें ऐसे मेम्ब्रेन होता है। हाँ, हमारा जो ब्लड है वो ऐसा जाता है, यहाँ से निकलता है, लेकिन हम ये मशीन को किस पे लगाते हैं? एक छोटा सा पाइप पे लगाते हैं। हाँ, वो पाइप से क्या आता है? पानी आता है, पानी आता है, RO वाटर आता है, डायलिसिट, हाँ, वो उल्टा जाता है, समझ रहे हैं? तो समझ लो इधर पोटेशियम ज्यादा है, इधर पोटेशियम ज्यादा है, इधर पोटेशियम कम है, तो क्या हो जाता है? ब्लड में से, दिस इज ब्लड, दिस इज डायलिसिट फ्लूइड, जो डायलिसिस मशीन से अंदर से जा रहा है, ये उल्टा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो जैसा वो यहाँ से इधर से आ रहा है, पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, तो जैसा पोटेशियम ज्यादा है, यहाँ पोटेशियम ज्यादा है, यहाँ पोटेशियम कम है, तो यहाँ से अब वो होता है ये, समझ रहे हैं? और एंड में पोटेशियम बहुत कम हो जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ से घुस रही है, हाँ, अब यहाँ से निकलते पोटेशियम जितना उससे निकाल देता है वो बाहर, हाँ, ये इक्वल करने की कोशिश करता है दोनों साइड, क्लियर हो दिस? हाँ, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, तो जिस जगह हाई कंसंट्रेशन है उधर से लो कंसंट्रेशन में चला जाता है वो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से पोटेशियम, इसलिए ब्लड में से पोटेशियम को निकाल देता है, समझ में आया? हाँ, और ये फास्ट होने की वजह से बहुत सारा ब्लड निकलता है, जितना पोटेशियम का जल्दी निकलता है उसमें से, क्योंकि वो यहाँ से बाहर जा रहा है, क्लियर? समझ में आया? इसको हम बोलते हैं डायलिसिस, इसको बोलते हैं डायलिसिस, क्लियर? तो अगर इसमें क्रिएटिनिन ये मौजूद जाता है तो क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिया ये मौजूद जाता है तो यूरिया निकलता है, क्योंकि ये मौजूद कम है, ऐसा काम करता है, समझ? तो जितना हम यहाँ से स्पीड में बढ़ाएंगे, जितना स्पीड में ये जाएगा उतना स्पीड से वो निकलेगा। तो हम लोग ने अगर स्लेड किया तो धीरे धीरे जाएगा, जाएगा, धीरे निकलेगा, कम निकलेगा, समझ में है? जितना हम स्लो जाओगे उतना वो कम निकलेगा, इसलिए जब हम स्लेड करते हैं उसको हम स्लो लो एफिशिएंसी बोलते हैं, क्योंकि उसको बहुत स्लो भी करते रहते हैं हम लोग, तो उसका एफिशिएंसी होता ही नहीं, समझ में आ रहा है?
क्लियर, समझ में आया? क्लियर ऑन दिस? हाँ, इसलिए डायलिसिस अगर कर रहे हैं तो जैसे इकेड भी करते हैं वो परफेक्ट होता है, अच्छा स्पीड में कर देते हैं, बस पोटेंशियल ठीक होता है, अच्छा हो जाता है उनका। लेकिन हम जब आईसीयू में करते हैं तो हम उसका स्पीड कम कर देते हैं, हाँ, बराबर जाता नहीं है, क्योंकि इसको फास्ट करोगे तब भी फास्ट आ जाएगा ना, इसको एकदम स्लो ऐसे करोगे तो निकलने को भी मतलब उतना निकलेगा नहीं, उतना वॉल्यूम भी कुछ अंदर घुसेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना? अगर मैंने स्लोली किया तो बहुत स्लोली आएगा वॉल्यूम इसके अंदर, समझ में आ रहा है? अगर मैं लेकिन उसको ज्यादा टाइम मिलता है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम कितना है हमारा, इतना ब्लड है हमारे बॉडी में, लेकिन वो निकलता तो स्लो धीरे धीरे जाता है ना, इसके यहाँ से धीरे धीरे निकलेगा, हाँ। हमारे अंदर नया प्रोडक्शन आ जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, अब लोगों को जल्दी निकालना है ना बॉडी में से, अगर बॉडी में से जल्दी निकालना है मतलब खाली इतना ब्लड थोड़ी ना है, बॉडी में पूरा बॉडी है ना, एम्पल पूरा बॉडी में ब्लड है ना, पूरा बॉडी में ब्लड है, इधर फिल्टर में तो खाली इतना ही ब्लड है, खाली उसमें से प्रोडक्शन निकलना है, मेरे को इसमें से निकालना है क्या? पूरा बॉडी में से। तो पूरी बॉडी में से अगर निकालना है तो मेरा ये पूरा ब्लड जल्दी जाके निकलना चाहिए, फास्ट 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 निकलना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर फास्ट फास्ट निकलना है, इसको अगर स्लो कर दिया तो बहुत स्लो निकलेगा ना, वो बात अलग है कि अगर हाँ इसको स्लोली ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है ना, वॉल्यूम उतना ही है, समझ में आ रहा है? और वो भी उसमें क्या हो जाएगा, सब लोग मैंने बहुत स्लो भी कर दे तो क्या होगा, लेट्स टेक द एग्जांपल, ओके, यहाँ से मेरा ब्लड जा रहा है और यहाँ से मेरा फ्लूइड डायलिसिस आ रहा है, तो यहाँ से मेरा ब्लड एकदम स्लोली गया, हाँ एकदम स्लोली गया, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ का कोई मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, इस स्टोरी से अगर ऐसे गया, यहाँ पहुँचते ही मेरा इक्वल हो गया, मतलब आगे का कोई फायदा ही नहीं, समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं रहेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? तो स्लो करने का मतलब है क्या इसमें? नहीं। अभी इस ये हो गया तेरा, ये हो गया अपना डायलिसिस, क्लियर होता है डायलिसिस? अभी सीआरटी में और डायलिसिस में एक बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है तुमको? हम क्या यूज करते हैं सीआरटी में? वो बड़ा बैग यूज करते हैं, इसमें बैग है? नहीं बैग नहीं, बराबर, यस, हाँ थैंक यू, बैग नहीं, बराबर, हाँ, तो ये क्या करते हैं, बैग का क्या फायदा रहता है, बैग का क्या फायदा रहता है, बैग का क्या है? पोटेशियम लो, मतलब उसके ऊपर रहता है सर पोटेशियम का, हाँ, ये फिल्टर के ऊपर जो लगाते हैं हम लोग, ओ, रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ऊपर लगाते हैं, मल्टीप्लिक करने का मल्टीप्लिक होता है, उसमें बैलेंस रहता है, वो क्यों बैग क्यों है उसमें, बैग क्यों है? उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं ना, तो डिफरेंस ये होता है, आपने कभी चाय बनाया घर पे, जब इधर जाके चाय बनाते कैसे बनाते हो, चाय कैसे बनाते? पानी चाय पत्ती डालते, फिर पानी, शुगर डालते, फिर दूध, उसके बाद उसको हम लोग गर्म करके पी जाते, बराबर? हाँ कभी तुमने कॉफी शॉप में गए तो उधर कैसे कॉफी बनाते हैं? उधर देखने को देते ही नहीं है। तो उनके पास ऐसे फिल्टर होता है, हाँ, फिल्टर में हम लोग कॉफी पाउडर डालते हैं, हाँ फिल्टर में कॉफी पाउडर डालते हैं, हाँ, पानी डालते हैं तो कॉफी के साथ वो निकलता है नीचे, काला होके निकलता है, हाँ ऐसा फिल्टर होता है, उसमें कॉफी पाउडर डालते हो फिल्टर में, ऊपर से गर्म पानी जाता है और जब नीचे से आता है तो काला होके बाहर निकलता है, बराबर, फिल्ट्रेट होके आता है, फिल्टर होके आता है, बराबर, काला काला होके बाहर आता है कॉफी। ये कैसा हो रहा है? ये हो रहा है अब्सॉर्ब हो वहाँ से रहा absorb हो गया। और आ रहा है, तो पानी का फोर्स की वजह से, पानी के फोर्स की वजह से कॉफी वहां से डिसॉल्व होके नीचे होके बाहर आता है, बराबर? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सीआरटी, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो ये जो हम मशीन ये यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? फिल्ट्रेट, ऊपर जो रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, ये कन्वेक्शन के लिए होता है, कन्वेक्शन। तो मतलब ये जो पोटेशियम मेरे को निकालने का है, इसमें पोटेशियम कैसे निकल रहा था? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, बराबर?
ये कंसंट्रेशन निकल रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया, इधर एक फिल्ट्रेट डाल दिया मैंने, इसके बीच में मैंने एक फिल्ट्रेट डाल दिया। दैट मींस ये जो मल्टीमिक है मैंने इसमें डाल दिया। अभी क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया। ये फोर्स पानी को इधर से इधर भेज रहा है। तो पानी को भेज रहा है, साथ साथ में क्या भेज रहा है, पोटेशियम। जैसा अपना कॉफी जैसा निकल रहा है, उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी भेज रहे हैं। तो उसको फोर्स हम बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। So CRRT works on the principle of convection also. समझ में आ रहा है? समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? वो यूज समझ में आ गया, वो मल्टीमिक का भी। यस सर। वो मल्टीमिक क्यों लगा रहे हैं लोग? फ्लो वो बढ़ाना, फ्लो बढ़ाने के लिए। अगर उसका फ्लो बढ़ा रहा तो क्या हो रहा है, पोटेशियम वगैरह जल्दी से नहीं हो, जल्दी निकल रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को इसमें क्या है, इसमें मेरा फ्लो बहुत कम है ना। CRRT में 150 ml लगा रहा हूँ, तो मेरा काम जल्दी होगा नहीं, मेरा पोटेशियम जल्दी निकलेगा नहीं। बराबर है कि नहीं? मेरे को उसका पोटेशियम और निकालने का है, तो मैं क्या करूँ, उसका फ्लो कैसे मुझे बढ़ाना है, लेकिन ब्लड पंप नहीं बढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो डायलिसिस हो जाएगा। मेरे को कैसे तो भी उसका फ्लो बढ़ाना है ताकि और यहाँ से पोटेशियम निकले, तो मैं क्या करूँ, एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट फ्लूइड लगा दूं। इसलिए हम लोग उसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड बताते हैं उसको। लेकिन द प्रिंसिपल इज व्हाट, कन्वेक्शन प्रिंसिपल। कन्वेक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैंने वो रिप्लेसमेंट फ्लूइड को जीरो कर दिया, देन पोटेशियम स्लो निकले, एफिशिएंसी मेरा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एफिशिएंसी मेरा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो CRRT works on the principle of कन्वेक्शन। तो इसलिए जब हम CVVH बोलते हैं, CVVH, हाँ, इसको प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन बोलते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसे? समझ में आ रहा है? We call it filtration. CVVH मतलब हम continuous veno-venous, CVVH जो बोलते हैं continuous veno-venous हेमोफिल्ट्रेशन। ठीक है? सो क्लियर अभी? क्लियर है? सो मैं CVVH अगर बोलूं, ये मोड अगर बोलूं, तो मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस वेनो-वेनस हेमोफिल्ट्रेशन। हेमोफिल्ट्रेशन मतलब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कन्वेक्शन। समझ रहे हैं? तो मेरा CRRT मशीन में QB होता है, वो ब्लड फ्लो होता है। हाँ, QR होता है, उसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड बोलते हैं हम लोग, मतलब ये आपका कन्वेक्शन वाला काम है। और फिर QD होता है डायलिसिस, वो डायलिसिस होता है। हाँ, तो मतलब अगर मैं CVVHD बोलूं, हाँ, CVVHDF बोलूं, कंटिन्यूअस वेनो-वेनस हेमोडायफिल्ट्रेशन। अगर मैं CVVHD बोलूं, तो उसको कंटिन्यूअस वेनो-वेनस हेमोडायलिसिस। CVVHD समझा? यस सर। CVVHD मतलब कंटिन्यूअस वेनो-वेनस हेमोडायलिसिस। उसमें मेरा फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, मतलब उसमें मेरा ये काम नहीं कर रहा है। अगर मैंने CVVHDF रखा, तो मेरा कन्वेक्शन काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? यस सर। वापस बोलो क्या? सही है, क्यों? ये जो होता है ना, जब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, हाँ, जब मैं प्रिस्क्रिप्शन, अभी हमारे मोड्स हम कर रहे हैं ना, आपने अभी तक क्या मोड किया? आपने मोड ये किया, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का आपने डिसाइड किया कि बहुत सारे मोड्स होते हैं। इसमें से एक होती है इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस, दूसरी होती है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस हमने बोला कि दो टाइप के हैं, स्लेड हो गया, हाँ, और हमने बोला एक्सटेंडेड डेली डायलिसिस, बराबर, और कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस। ये तीन टाइप का हो गया डायलिसिस। अभी जब मैं CRRT की बात कर रहा हूँ, हाँ, आई कैन लेबल इट डिफरेंट पार्ट्स। वन इज स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मतलब खाली पानी निकाल रहा हूँ, खाली पानी निकाल रहा हूँ, पूरा 24 घंटे में खाली पानी निकाल रहा हूँ। स्लो कंटिन्यूअस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हाँ, मतलब मैंने बाकी सब बंद कर दिया, खाली UF ऑन रखना है, ना डायलिसिस चल रहा है, ना रिप्लेसमेंट फ्लूइड चल रहा है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा, सिंपल है, मेरा प्रिस्क्रिप्शन में ब्लड फ्लो आएगा, इसको हम QB बोलते हैं,
ब्लड फ्लो, मेरा प्रिस्क्रिप्शन में QR आएगा, मतलब रिप्लेसमेंट फ्लूइड, मतलब कन्वेक्शन, फिल्ट्रेशन। तो मेरा रिप्लेसमेंट फ्लूइड आएगा, रिप्लेसमेंट फ्लूइड और कन्वेक्शन जो हम बोल रहे हैं वो फिल्ट्रेशन, ठीक है। QD आएगा, मतलब डायलिसिस, मतलब ये ऑस्मोसिस। समझ में आया? ये जिस बात कर रहे थे, हाँ। तो मैं अगर समझ लो ये, इसको मैंने कुछ नहीं लिखा, इसको मैंने कुछ और UF आता है मेरा लास्ट, राइट। तो मैंने समझ लो ये दोनों नहीं निकला मैंने, तो क्या हो गया ये? ओनली हमें ये फ्लूइड ही निकालना है, एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं दे। स्लो कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अगर मैंने दोनों को ऑर्डर नहीं दिया तो, अगर मैंने खाली डायलिसिस का ऑर्डर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? CVVHD, कंटिन्यूस वेनोवेनस हेमोडायलिसिस। समझ में? हाँ? अगर मैंने ये भी ऑर्डर दिया, ये भी ऑर्डर दिया, तो क्या हो गया? कंटिन्यूस वेनोवेनस फिल्ट्रेशन। समझ में? हाँ? अगर मैंने डायलिसिस नहीं दिया, खाली रिप्लेसमेंट फ्लूइड दिया, तो क्या हो गया? CVVH, कंटिन्यूस वेनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन। समझ में? बोर्ड समझ में आ गया? बोर्ड समझ में आ गई? हाँ? बोर्ड समझ में आया? क्लियर? एनीवन नी डाउट? कुछ भी डाउट है किसी? हाँ? क्लियर? नो डाउट, राइट? तो स्लो कंटिन्यूस अल्ट्राफिल्ट्रेशन आप समझे, CVVHD दैट इज कंटिन्यूस वेनोवेनस हेमोडायलिसिस समझे, इसके नाम में हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर मैंने CVVHDF बोला मतलब ये भी हो रहा है और मेरा फिल्ट्रेशन भी काम कर रहा है, तो कन्वेक्शन भी काम कर रहा है, डायलिसिस भी काम कर रहा है, ऑस्मोसिस भी काम कर रहा है, तो CVVHDF बोलते हैं। अगर मैंने डायलिसिस निकाल दिया और खाली फिल्ट्रेशन यूज किया तो CVVH बोलते हैं, कंटिन्यूस वेनोवेनस हेमोफिल्ट्रेशन। क्लियर? हाँ? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जब भी हम चालू करते हैं तो मैं पूरा चालू कर देता हूं। जब भी हम हमारा CRT यूज कर रहे हैं, पहली बात तो CRT मेरे को ही सिखाना पड़ रहा है ना सब लोगों को, बराबर? तो मेरे को ज्यादा दिमाग मेरे को चलाने का नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ? सो व्हाट आई एम टीचिंग यू ऑल, सब कुछ साथ, सबको एक ही चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं अलग अलग चीज सिखाने सब लोगों को सब कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ? इसलिए खाली CVVHDF सिखा रहा हूं सब लोगों को, उसमें मैं ऑल्टरेशंस करता हूं। कभी कभी मैं 0 कर देता हूं, कभी अगर मैंने रिप्लेसमेंट को 0 कर दिया तो क्या हो गया? ये CVVHD हो गया। अगर मैंने डायलिसिस को 0 कर दिया तो क्या हो गया? ये CVVH हो गया। ये समझ में आ रहा है? हाँ? यू अंडरस्टैंड? इट मेक्स इट इजी फॉर मी कि मैं CVVHD चालू करूं, सबको पता है कि यही करना है। हाँ? और जब भी मेरे को चाहिए मैं उसको ऑर्डर कर देता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ? This you understood this? Yes. तो जब भी हम लोग वो नीचे बैग कलेक्ट करते हैं ना, वो होता है उसका फिल्टरेट, जो हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं ना, वो वहां से निकल, यूरिन नहीं है वो यूरिन नहीं है। समझ में आ रहा है? वो जो नीचे आता है ना येलो येलो कलर का, वो यूरिन नहीं होता है, वो रिप्लेसमेंट ये मैं जो ये जो ऊपर से फ्लूइड डाल रहा हूं ना, वही आता है अलोंग विद टॉक्सिन। वो जो क्रिएटिनिन और यूरिया के साथ बाहर आने का, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कॉफी का बताया आपको कि हम लोग ऐसा लगाते हैं, ऊपर से आते हैं और कॉफी निकलते हैं बाहर, हाँ वो नीचे चला गया। समझ में आ रहा है? वो पेशेंट के अंदर नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ? वो फिल्टरेट होगी, इसलिए इतना बड़ा बैग निकल रहा है ना, 10 लीटर निकलता है, 15 लीटर निकलता है। क्यों निकलता है 10 लीटर 15 लीटर? यूरिन थोड़ी ना है वो, वही फ्लूइड। समझ में आ रहा है? ये जो हम यहाँ से फ्लूइड डाल रहे हैं वो फ्लूइड निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो फ्लूइड का क्या काम है? कन्वेक्शन। ये फ्लूइड का काम होता है कन्वेक्शन। वो फोर्स यूज कर रहा हूँ ताकि मैं क्रिएटिनिन बाहर निकालूं, मैं यूरिया बाहर निकालूं, मैं पोटेशियम बाहर निकालूं। समझ में आ रहा है? हाँ, वो फोर्स यूज कर रहा हूँ। क्लियर हो दिस? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ? वो यूरिन नहीं है, आपको लगेगा वो यूरिन है, यूरिन नहीं है, मतलब यूरिन जैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो है कॉम्बिनेशन इसका।
तो सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हाँ। मतलब बॉडी से जब हम अल्ट्रा ये फिल्ट्रेशन जो बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेटेड ना, होते हैं ना, ये होता है बॉडी के अंदर से बॉटम निकालना। हाँ, तो वो कैसे उसमें मतलब वो फ्लूइड कैसे आएगा बॉडी से हमें फ्लूइड? उसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका अलग अलग पंप है उसका। अच्छा। तो वो जो वो मतलब ये क्वेश्चन है कि वो दूसरा बैग में जाएगा कि वो भी इसी में वो हाँ। इसमें घुसेगा। अच्छा, कैसे पता? ये तो आपको ही पता है हम क्या ऐड कर रहे हैं। हाँ यूएफ हम सेट करते हैं ना। हाँ। हम ये सेट कर रहे हैं ना। हाँ तो वही हमको पता चलता है इतना ये। आपको पता है कि आपने 100 ml सेट किया है। हाँ, तो तो 100 आपको ml जो बैग में से 100 ml मेरा उसका है, हाँ। यूएफ का है। हम्म, समझ में आ रहा है? तो Yes. मैं जो यहाँ सेट कर रहा हूँ ना, वही निकल वो मेरे को नीचे दिखता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन उसके अलावा वो ये भी रहता है। ये भी रहता है। क्लियर? यस सर। तो बैग समझना क्या है अभी? Yes. तो ये सब मोड समझे? हाँ? अभी एक अलग मोड है जो क्या हो गया? इसलिए वो बैग में मतलब कलर वगैरह वो बैग में फिल्टर्ड होता है ना पूरा हाँ। filtered, इसलिए उसका कलर वगैरह पूरा चेंज हो जाता है वो। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो उसमें सब बात के ऐड हो गया। टॉक्सिन निकल रहा है उसमें से, क्योंकि हम लोग उसको पुश कर रहे हैं टॉक्सिन बाहर, कन्वेक्शन की वजह से हम पुश कर रहे हैं। समझ रहा है? और करने में पुश कर रहे हैं, इसकी वजह से वो बाहर निकल रहा है वहां से। समझ रहे? खाली कन्वेक्शन नहीं काम कर रहा है, डायरेक्शन भी काम कर रहा है बाहर। हम लोग CVVH DEF यूज कर रहे हैं, तो ये भी काम हो रहा है वहां पर फिल्टर के अंदर, ये काम भी हो रहा है। तो ये काम भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, इसलिए वो बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो गया वो बैक का था। ओके, अभी ये तो एक मैं खाली बेसिक में, अभी आप उसका इसमें नहीं जा रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं, वो सब नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या है बेसिक तुमको समझना चाहिए कि ये ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये अगर इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस में समझ लो ब्लड प्रेशर गिरता है, तो आपके मन में क्या आएगा? यूएफ ज्यादा कम कर युग बंद कर देंगे थोड़ी देर। इसकी वजह से हाँ बराबर है, लेकिन इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस में ब्लड प्रेशर गिरने का रीजन होता है हमने ज्यादा विड्रॉ कर लिया। इसकी वजह से होगा। हाँ। इसमें क्या होएगा? इसमें- होएगा ही नहीं, वो तो है ही नहीं इसमें। हाँ, you want the No, which? no, no. तो ये जो CVVH DF में अगर ब्लड प्रेशर गिरता है तो क्या फायदा है? क्या मतलब है? वो यूएफ नहीं है, UF नहीं। उसको यूएफ बंद करके फायदा है क्या? समझ में आ रहा है? वो अलग है, पेशेंट जा रहा है, पेशेंट डाउन हो रहा है, वो सेप्सिस है, ये है, दूसरा कुछ है। समझ में आ रहा है? हाँ, इंटरमीडिएट हेमोडायलिसिस में अगर ब्लड प्रेशर गिरा, बंद कर दो यूएफ, यूएफ रीजन तुरंत बंद कर दो यूएफ, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूएफ निकल रहा है। इसमें अगर ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो लेस लाइकली इट इज यूएफ, बिकॉज़ इसमें यूएफ 100 ml निकल रहा है, 50 ml निकल रहा है। समझ में आ रहा है? यस आपने देखा है जब हम CVVH CRT चालू करते हैं तो पहले 50 ml 100 ml निकालते हैं, फिर जैसा दिन एक दो दिन निकलता है तो उसको 300 400 500 ml कर देते हैं, फिर तभी तक पेशेंट स्टेबल होने चालू हो जाता है। जब स्टेबल होता है तो हम उसको बोलते चलो उसका ब्लड प्रेशर सब ठीक होता है तो हम बढ़ाना चालू कर देते हैं। देखा है ना वो? हाँ, तो ये सब हो गया CVVH DF। एक और था, और पुराना कैसे बहुत पुराना में नहीं, मैं जब सीख रहा था तभी हम CABHD करते थे। अब ये खाली आपको जानना है क्या चीज है, क्योंकि कभी कभी आप समझ लो कोई दूसरा हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ पर CRT मशीन नहीं है, तो यू मे बी वांटिंग टू यूज CABHD। ये क्या चीज होता है? अब यहाँ पर ये ब्लड मूव कैसे कर रहा है? वीनोवीनस है तो वेन से वेन से हम जा रहे हैं, वेन में हम डाल रहे हैं। हाँ। ओके, वेन से निकाल रहे हैं, वेन में हम डाल रहे हैं, और हम बॉडी के बाहर CRT मशीन पे एक पंप है, वो पंप ठप 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 करके टर्न करके वो निकालता है, गिराता है, निकालता है, गिराता है, निकालता है, फिल्टर में घुसाता है, बाहर निकालता है, निकालता है, फिल्टर में घुसाता है, बाहर निकालता है। बराबर? अगर समझ लो मेरे पास मशीन ही नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा? बॉडी का ब्लड प्रेशर, उसको हम CABHD बोलते हैं। मतलब मैं एक कैनुला आर्टरी में डालूंगा, दूसरा कैनुला वेन में डालूंगा, आर्टरी से ब्लड बाहर आएगा, फिल्टर में जाएगा और वहां से अंदर घुसेगा वेन के अंदर। हाँ, फिल्टर अलग चीज होती है, ये हम फिल्टर बीच में डाल रहे हैं, हम लोग इसके बीच में फिल्टर डाल रहे हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है CRT मशीन में? एक पंप है, तो वेन से जाएगा, पंप के वहां से जाएगा,
फिल्टर में घुसेगा और फिल्टर से बाहर निकल के वेन में वापस जाएगा। CABHD में क्या होगा, आर्टरी से निकलेगा, पंप ही नहीं है, पंप ही नहीं है, आर्टरी से धार 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 में निकलेगा ब्लड प्रेशर की वजह से, फिल्टर के थ्रू जाएगा, फिल्ट्रेट होकर अंदर आएगा। इसको आप बोलते हैं कंटीन्यूअस आर्टेरियल वेनस हेमोडायलिसिस। ये जब भी हम CRT मशीन नहीं होता है तब हम ये यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लड प्रेशर, पूरा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर पे डिपेंड है। हाँ, पूरा डिपेंड, ब्लड प्रेशर कम होगा तो काम नहीं करता बराबर। समझ में आ रहा है? ऐसे सब है ये। समझ में आया? यस सर। CABHD सब समझ में आया? हाँ, डिफरेंस समझ में आएगा दोनों में? यस सर। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आएगा, कन्वेक्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। इसको हम ऑस्मोसिस नहीं बोलते, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। हाँ, so hemodialysis works on what principle? डिफ्यूजन। Diffusion. CVVH works on what principle? CVVF Convection. Convection. CVVHGF works on what principle? both Both. diffusion and convection. What is cuff? slow continuous It ultrafiltration. is isolated ultrafiltration. Isolated ultrafiltration means isolated water movement. Clear? Yes sir. हाँ, clear? Yes. हाँ, तो अगर now if I go back to my first question, अगर मुझे पेशेंट रीनल फेलियर में है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है, 7 है, 8 है, which will be among all the, now you know so many techniques. अभी उनको आज के दिन उनको 1 2 3 4 5 6 7 टेक्निक आ गए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का। 7 टेक्निक का ऊपर से पता चल गया। अगर तुम्हारे पास एक पेशेंट अभी आता है, उसका बीपी 120 में 80 है था, और तुम्हारे सामने पोटेशियम तुमको दिख रहा है 7.8 है, और पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि मैं 4 घंटे से, मैं पिछले 8 घंटे से यूरिन पास नहीं किया हूँ। आपने अल्ट्रासाउंड किया, ब्लैडर में यूरिन नहीं है। आपने अल्ट्रासाउंड किया, ब्लैडर में यूरिन नहीं है। हाँ, उसका यूरिन बोला 8-10 कल रात से मेरा यूरिन नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहा है। हाँ, तुमने देखा कि यूरिन पर बन ही नहीं रहा है। हाँ, इन शॉर्ट किडनी फेल हुआ है। हाँ, पोटेशियम तो देखा 7.5 है, और अभी ब्रैडिकार्डिया चालू हुआ है, मतलब जो पल्स रेट 80-90 था अभी 50 दिख रहा है। पेशेंट ठीक है, लेकिन 7.8 पोटेशियम है। Which of these therapies will you use? Hemodialysis. क्यों? क्योंकि सर ब्लड प्रेशर एक तो ठीक है, और दूसरी चीज तो हमें फास्ट चाहिए, जल्दी एक्शन तो ये चाहिए। सब थेरेपीज में सबसे फास्टेस्ट थेरेपी क्या है? HD। सबसे फास्टेस्ट थेरेपी HD होता है। समझ में आ रहा है? अगर मेरा पेशेंट मर रहा है तो हीमोडायलिसिस इज द फास्टेस्ट वे टू इंप्रूव दिस पेशेंट। देयर इज नो अदर वे टू इंप्रूव दिस पेशेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. CRT करके क्या फायदा होगा? CRT करने में तो स्लो है, तो उसको पोटेशियम ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उसको पोटेशियम ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। CRT इज एन ऑप्शन? नो। तो अगर मेरे को CRT यूज करना भी हो, मेरे को क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करके फिर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, फ्लूइड फटाफट हो। मेरे को क्या करना पड़ेगा? CVVHDF, हाँ, वो करना है। मेरे को बाकी सब का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन डायलिसिस का जो ब्लड पंप है उसको मेरे को 300-400 करना पड़ेगा। मुझे वो जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड है उसको 3000 ml पर आवर करना पड़ेगा, 3000-4000। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट हो जाता है ना वो, क्योंकि जितना हम लोग ने फ्लो बढ़ाया, जितना मैंने फास्ट किया, उतना सर्किट के अंदर पानी जा रहा है ब्लड के साथ साथ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्लॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा है, उतना ही ज्यादा हमको कैल्शियम, उतना ही ज्यादा हमको ये सब लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए हमको उतना ही ज्यादा हमको हिपरिन लगता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? करने के लिए मैं कर सकता हूँ, किया भी है हम लोगों ने, हमने किया भी है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई आधा घंटे में तुमको बैग बदलना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, आधा घंटे बैग बदलना वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो समझ में आ गया? तो समझ में CVVHDF चल रहा था, CRT चल रहा था, अचानक से मुझे पोटेशियम का रिपोर्ट आता है 8 है, तब मैं ऐसा करूँ, तो मैं ऐसा सब करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मशीन CRT पे है, चल रहा है, और मुझे अभी पता चल गया कि पोटेशियम इतना है, तो सब बढ़ाओ। हाँ, तुरंत मेरे को सब बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पोटेशियम को कम करे। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. तो अगर मेरे को पोटेशियम कम भी करना पड़े तो एक तो ये मैंने बोला कि ये सब बड़ा होगा, दूसरा चीज क्या करूंगा, वो जो बैग है ना मैं वैसा बैग खरीदूंगा जहाँ पर पोटेशियम ही ना रहे, क्योंकि वो बैग से क्या हो रहा है, वो बैग ही है जो यहाँ से ऐसा जा रहा है, वो बैग ही है जो यहाँ से ऐसा जा रहा है, समझ में आ रहा है? अगर ये बैग में मैंने पोटेशियम को 2 कर दिया, हाँ, तो 2 इस पे अप्रोक्सीमेट होने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको 0 कर दिया तो उतना जल्दी निकलेगा पोटेशियम। इसीलिए जब हम CRT चालू करते हैं हम बोलते हैं चालू करो 0 पोटेशियम प्रिज्मा सॉल्व से, हम बोलते हैं 0 पोटेशियम चालू करो, ओके, हाँ, ताकि वो पोटेशियम ज्यादा रहता है नॉर्मली इस पेशेंट्स का। फिर नेक्स्ट बैग कन्वर्ट कर दो, समझ में आ रहा है, हाँ, ताकि वो पोटेशियम जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाए, हाँ, जितना हो सके, और उसके बाद हम नॉर्मल पोटेशियम में चले जाएंगे। तो इज इट राइट टू पुट अ 2K बैग, 2 पोटेशियम बैग, इज इट राइट टू डू दैट? हाँ, अगर समझ CRT चल रहा है और मैंने बोला है रिप्लेसमेंट फ्लूइड लगाओ और तुमको फार्मेसी से फोन आता है 2K बैग है हमारे पास, दे दूं क्या, क्या बोलोगे आप? उसका यूज ही नहीं है, हाँ? मतलब पहले पोटेशियम देखेंगे पोटेशियम नॉर्मल, उसको पोटेशियम नॉर्मल है, तो नहीं क्या होगा इससे, लो हो जाएगा लो ना, हो जाएगा वो, क्योंकि वो 2 वाला निकलेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुमने फार्मेसी ने तुमको फोन करके बोला कि हमारे पास 2K बैग ही है, 4K बैग नहीं है हमारे पास, 4 पोटेशियम वाला बैग नहीं है, और तुमने बोला ठीक है दे दो मेरे को 2K, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, पेशेंट का पोटेशियम 2K हो जाएगा, पोटेशियम 2 हो जाएगा, अरेंज में होके मर जाएगा वो, समझ में आ रहा है? इसलिए आपको सोचना है कि मैं पोटेशियम क्या है, उस हिसाब से मेरे को बैग मिला है। पर पेशेंट का पोटेशियम अगर 0, अगर पोटेशियम 8 है तो 0K मंगा सकते हैं, 6 है 0K मंगाएंगे, 5 है 0K मंगाएंगे, 5 है 0 से, तभी मैं चालू कर दूंगा भाई 2K मंगाने के लिए, समझ रहे हैं? और जब पोटेशियम नॉर्मल होगा तो वो चाहिए 4K, 4 पोटेशियम, नॉर्मल पोटेशियम वाला बैग चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने लो पोटेशियम का लिया तो डिफ्यूजन की वजह से वो वही पोटेशियम हो जाएगा, बैग का पोटेशियम हो जाएगा वो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये हम लोगों मेरे को नहीं पता रहता कि कन्वेक्शन में कितना पोटेशियम निकल रहा है, मेरे को नहीं पता रहता कि कन्वेक्शन में कितना यूरिया निकल रहा है, कितना, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो कन्वेक्शन है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ भाई इलेक्ट्रोलाइट रिपीट करो, उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि अरे यार इसका कन्वेक्शन कम करो, इसका ये कम करो, उसको चाय बनाने जैसा होता है ना, अब जब भी चाय बनाते हैं तो चीनी बराबर है, वैसे इसमें भी टाइट्रेशन होता है, हाँ, तो अगर तुमने लगा दिया और तुमने इलेक्ट्रोलाइट किया ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे को कि क्या बदलूं इसमें, क्योंकि कन्वेक्शन कितना निकल रहा है, इसमें से कितना निकल रहा है वो उसका एस्टिमेट होता है, लेकिन वो हम लोग को वेरीफाई करना पड़ता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है? सीरियसली समझ में आया? Yes. हाँ, अभी एक और इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हम लोग को बहुत जबरदस्त एंटीकोगुलेशन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एंटीकोगुलेशन करना पड़ता है, तो बीडी के चांसेस रहते हैं, बराबर, बीडी के चांसेस रहते हैं, तो अगर बीडी के चांसेस अगर रहते हैं तो इसलिए हम लोग उसको हेपरिन यूज करते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, यूज करना पड़ता है कि इतना बड़ा सर्किट है, पूरा पानी तो क्लॉट हो जाएगा, हाँ, तो अगर समझ लो मेरा कंडीशन ऐसा है कि पेशेंट ही ब्लीड कर रहा है तो कहाँ से उसको हेपरिन यूज करेंगे, तो हम लोग उसको तभी कैल्शियम साइट्रेट यूज करते हैं। क्या मतलब है, जो हम लोग का ब्लड है ना, ब्लड हम लोग का जो ब्लड हम लगाते हैं पेशेंट को, उसमें क्या रहता है, उसमें ACD होता है, A is adenine, C is citrate and D is dextrose, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हमारा जो ब्लड आता है ना, नेक्स्ट टाइम तुम वो पैक पढ़ो, उसमें क्या लिखा है पढ़ो, तब उसमें साइट्रेट होता है, साइट्रेट एंटीकोगुलेशन होता है, समझ में आ रहा है? साइट्रेट एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है जिसकी वजह से वो ब्लड रहता है, ये तो ब्लड अपना गाढ़ा नहीं होता ना, आपने देखा है कि ब्लड गाढ़ा होते हुए जो ब्लड बैग में अंदर नहीं होता है गाढ़ा, नहीं होता है, क्योंकि उसमें साइट्रेट होता है, क्या होता है उसमें, साइट्रेट, समझ में आ रहा है? हम वही साइट्रेट यूज कर रहे हैं, हम वही साइट्रेट यूज कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर ये वाला ब्लड क्लॉट ना हो। साइट्रेट का प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं साइट्रेट दूंगा तो कैल्शियम अब्सॉर्ब कर देता है, अगर मेरे बॉडी में साइट्रेट दूंगा तो बॉडी का कैल्शियम अब्सॉर्ब कर देगा, समझ में आ रहा है? अगर मैं साइट्रेट दूंगा तो बॉडी का कैल्शियम अब्सॉर्ब कर देगा, पेशेंट हाइपोकैल्शियमिक की वजह से मर जाएगा। तो क्या बोलते हैं, साइट्रेट दो, सर्किट को
एंटीकोगुलेट कर दो, लेकिन फिर कैल्शियम दे दो, नहीं तो साइड कैल्शियम खत्म हो जाएगा, इसलिए आप साइट्रेट एंड कैल्शियम मॉडिफाई करते हैं। तो अभी आप उसका प्रिंसिपल समझो। मेरे को क्या एंटीकोगुलेट करना है, ये एरिया एंटीकोगुलेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एरिया को मेरे को क्लियर रखना है, मेरे फिल्टर एरिया को, समझ में आ रहा है? तो मैं साइट्रेट यहाँ से दे रहा हूँ, अब ये यहाँ से बॉडी के अंदर जा रहा है, हाँ मेरा वेनस लाइन बॉडी के अंदर जा रहा है, हाँ आर्टरी वेन ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो उसमें से एक बॉडी ब्लड इधर से खींच रहा है, इन और दूसरे जगह से आउट हो रहा है, और एक जगह से और इन दूसरी जगह से हो रहा है, बराबर? हाँ तो फिल्टर के अंदर जा रहा है, तो मेरे को यहाँ से साइट्रेट देना है, बराबर? हाँ अब फिल्ट्रेट से बाहर अगर निकल रहा है तो इसमें कैल्शियम बहुत कम हो जाएगा, बॉडी में कैल्शियम बहुत कम होने वाला है, समझ में आ रहा है? हाँ तो कितना साइट्रेट देना है मेरे को प्री फिल्टर देखना है, कितना कैल्शियम देना है मुझे बॉडी में कैल्शियम देना है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि साइट्रेट देने से कैल्शियम कम होते हैं, इसलिए मुझे साइट्रेट और कैल्शियम साथ साथ में देना है, समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। हाँ तो जिस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, जिस पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं साइट्रेट और कैल्शियम देता हूँ, जिस पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा तो मैं फिर क्लियर? अभी इतना आपको समझाया कि ये सब मेथड्स है, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या समझा कि ब्लड पंप स्लो रहता है CRRT, वेयरएस इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस में ब्लड पंप फास्ट होता है, मतलब वो खींचता है जल्दी, इंटरमिटेंट हेमोडायलिसिस में अच्छे से खींचता है, प्रॉब्लम नहीं पड़ता क्योंकि फ्लो अच्छा है, राइट? अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्लो कम होने की वजह से, फ्लो कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, ब्लड इतना होने का चांसेस है, क्लॉट होने का चांस होगा, क्योंकि फ्लो अगर स्लो होता है तो क्लॉट होने के चांसेस हो जाएंगे, बराबर? फ्लो अगर स्लो, इसीलिए क्या जरूरी है कि हमारा जो लाइन है वो परफेक्ट होना चाहिए, CRRT का लाइन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर समझ लो ये स्लो हो गया, स्लो अगर हो गया तो उसमें क्लॉट हो जाएगा, फिर लाइन काम नहीं करेगा, सर्किट कंटिन्यूस होना जरूरी है, इसलिए जब भी अगर लाइन खराब रहे तो लाइन यूज करने का नहीं, इसको इधर उधर नहीं करने का कि अरे यार ये ठीक है उसको फ्लश करके यूज कर दिया, नहीं वो नहीं काम करेगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए जब भी हम CRRT को कनेक्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो लाइन बराबर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट वो लाइन बराबर होता है, CRRT का लाइन, अगर CRRT का लाइन बराबर नहीं है तो तुम्हारा CRRT काम नहीं करेगा, श्योर कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कम ही खींच रहा है, समझ में आ रहा है? कम खींच रहा है, इसकी वजह से वो बंद हो जाएगा, क्लियर? So CRRT you have to be very careful with the line. So few things about CRRT and nursing responsibilities are electrolyte imbalances, about the line, about the anticoagulation, and about the position alterations that we need to do in these patients when they have bed sores. Because CRRT के patients को bed sore develop होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको position alteration करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपका लाइन बहुत जरूरी अच्छा होना चाहिए, लाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, clear? The other thing is these patients can become extremely hypothermic. तो इसलिए उसका टेम्परेचर आपको बराबर रखने का, CRRT का एक टेम्परेचर होता है, ये जो फ्लूइड जा रहा है 21 डिग्री का फ्लूइड होता है, जो आप जो नीचे से मल्टीपैक मंगाते हो 21 डिग्री होता है, बिकॉज वो AC में रखा रहता है सब कुछ, तो वो समझो इतना स्पीड में अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, इतना स्पीड में अंदर जा रहा है, हाँ पूरा ब्लड भी कोल्ड हो जाएगा ना, इसीलिए उसको हीटर होता है, देखा है ना CRRT मशीन में 2 हीटर होता है, वो 2 हीटर क्यों रखा हुआ है, ताकि ये ब्लड ये जो अंदर जा रहा है वो गर्म रहे, हाँ वो हीटर का टेम्परेचर ऊपर रहता है, उसमें टेम्परेचर का कॉलम होता है, वो टेम्परेचर को बराबर रखना जरूरी होता है, ठीक है? नहीं तो ये अंदर अगर चला गया टेम्परेचर तुमने बाय मिस्टेक 34 रख दिया तो बॉडी का टेम्परेचर 34 हो जाएगा, इसीलिए जब एक CRRT पेशेंट सडनली अरेस्ट होता है तो हम लोग CRRT बंद नहीं करते, हम CRRT ऑन करते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं, दैट इज द फास्टेस्ट मेथड टू हैव हाइपोथर्मिया, समझना है? क्लियर?